Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी पिछली चर्चा में हमने मूल अधिकारों की चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा सा विचार किया था। उनसे जुड़े अलग-अलग पहलुओं को देखा था। हमने अपनी चर्चा को इस बात पर छोड़ा था कि अधिकार ही नहीं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं एक व्यक्ति के, एक नागरिक के, एक राष्ट्र के प्रति, एक समाज के प्रति, जिस समाज में हम रहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए भाग 4 में 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के दिए गए थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो आए कहाँ से, उनकी आवश्यकता क्या पड़ी और बाद में जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। अगर हमारे संविधान निर्माताओं को लगता कि मूल कर्तव्य भी कुछ नागरिकों के होने चाहिए, तो उन्हें संविधान के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? हमें बाद में जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? उनकी कुछ विशेषताएँ देखेंगे, वो आते कहाँ से, किस प्रकार के हैं और साथ ही न्यायपालिका के संदर्भ में उनकी क्या स्थिति है, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर थोड़ा-सा एक्सटेंसिव करते हुए आज की चर्चा को हम बात करेंगे संविधान की संशोधन प्रक्रिया की, कि संशोधन किस प्रकार से किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से संशोधन किस प्रक्रिया के तहत आएँगे और अलग-अलग प्रक्रियाएँ क्यों रखी गई हैं। तो मेजरली इन 2 चीज़ों के अराउंड आज की चर्चा को रखेंगे। अगर संभव हुआ, तो हम थोड़ा-सा आगे बढ़ के मूल ढाँचे को भी समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान का जो मूल ढाँचा है, वो कहाँ से आता है और किन-किन केसेज़ में। हमने एक दिन, आपको याद हो अगर, एक दिन बात की थी कि सारे जितने भी मेजर केसेज़ रहे हैं, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती या जितने भी प्रकार के, कम से कम 15-16 ऐसे केसेज़ हैं जो माइलस्टोन केसेज़ हैं भारत के इतिहास में न्यायपालिका की तरफ से, जिन्होंने हमें हमारे संविधान की मूल संरचना को बनाने में और जो आज हम संविधान पढ़ते हैं, जैसे उसे समझते हैं, उसकी और बेहतर व्याख्या करने के संदर्भ में हमें रास्ता दिखाया था। तो अगर संभव हुआ तो वो केसेस देख लेंगे, अदरवाइज़ अपने जो 2 चर्चाएँ हैं आज मूल कर्तव्य और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो। समझते हैं, पहले मूल कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। ब्रॉडली आप जानते हैं मूल कर्तव्य क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से सब कुछ भूल के शुरू से शुरू करिए, आपको शायद और ज़्यादा बेहतर समझ इसमें हो। ठीक है? तो नागरिक क्या थे? जब आपको अधिकार मिल जाते हैं तो आप समझते हैं कि अधिकार एब्सोल्यूट है और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध नागरिकों पर राज्य लगा सकता है, सरकार लगा सकती है। और सरकार में क्या-क्या आता है, राज्य में क्या-क्या आता है, वो आपको पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर लगा सकता है। तो जब आप पर 144 लगाई जाती है, जब आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जब आपको किसी रास्ते से गुज़रने के लिए मना कर दिया जाता है, या आपको सर्टेन फेस्टिवल्स पर सर्टेन तरीके से रहने के लिए बाध्य किया जाता है या मनाया जाता है, वो जैसा भी आप उसको समझें, वो क्यों होता है? उसके कारण होते हैं आपके कर्तव्य, कि आपको वो चीज़ें करनी है जो एक राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, भाईचारा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। देखिए क्यों ज़रूरी है। 1976 में जोड़ा गया, 2002 में एक और मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा जाता है। रूसी संविधान से प्रभावित होकर हमारे यहाँ ये लाए गए हैं। हमने वो सूची एक दिन देखी थी, आपको भली-भाँति याद होगी, जिसमें हमने बताया था कि भारतीय संविधान का कौन-सा पहलू कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है। ज़रूरी चीज़ होती है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ज़हन में एक बार रखिएगा थोड़ा-सा कि कहाँ से कौन-सी चीज़ें आई हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि के नागरिक कर्तव्य कहीं पर उनका विश्लेषण नहीं किया गया है, कहीं बताए नहीं गए हैं। हमारे यहाँ है, रूस के यहाँ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1976 का जो दौर था, सॉरी, 1976 का दौर कैसा था? हम इमरजेंसी से निकल रहे थे। उसके अलावा 1971 की जंग हो चुकी थी। उसमें रूस ने भारत का साथ दिया था और ये जो काल था, 80s का आप इसको कहें, ये भारत में रूसी डोमिनेशन का काल था। यूएसएसआर के डोमिनेशन का काल था, क्योंकि हम कहीं न कहीं जो 2 पोल द्विध्रुवीय दुनिया बनी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर, उसमें यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। भारत में जब एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांति आई, हरित क्रांति उसको कहते हैं, तब अमेरिका ने हमारा साथ दिया। वहाँ से हमें बीज मिले, वहाँ से हमें तकनीकें मिली, लेकिन वो किस प्रकार की तकनीक मिली, किस प्रकार के बीज मिले, हम कितने आत्मनिर्भर हो पाए, हम रिलाई किस पर कर सकते थे, ये चुनाव हमारे सामने उस वक्त था। हमने धीरे-धीरे कोशिश किया तत्कालीन सरकार के निर्देशन में कि हम इस धड़े के साथ ज़्यादा रहेंगे, यूएसएसआर के साथ ज़्यादा रहेंगे। बाद में हालाँकि इस पर बहुत ज़्यादा बहसें हुई, बहुत ज़्यादा खुलासे हुए, जो आज हमें पता है। यूरी बेज़मेनोव नाम के एक व्यक्ति थे जो
पहले रूसी इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति थे जो भारत में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ लगे, सीआईए के हाथ लगे। वहां पर उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए कि भारत को कैसे कल्चरली डोमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा था। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इसको कहा जाता है, कि एक व्यक्ति के दिमाग में आप इतना घुस जाइए कि वो अपनी परंपराओं, अपनी रीतियों को भूल जाए। ये प्रयास तब यूएसएसआर के हमारे देश में चल रहे थे, हमें उस वक्त नहीं पता था। बहुत सारे ऐसा कहा जाता है कि केजीबी एजेंट्स, और ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, आप उसको देख भी सकते हैं, टेस्टिफाई भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। केजीबी के करीब ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 3000 एजेंट्स वर वर्किंग इन इंडिया। तो वो क्या कर रहे थे? वो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कर रहे थे, हमें रूसी धड़े की तरफ ले जा रहे थे, हमें उन प्रणालियों में ले जा रहे थे, ये दिखा रहे थे कि आपने जो प्रणाली अपनाई है वो प्रणाली वैसी नहीं है जैसा आपको दिखती है, उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन यूएसएसआर जो प्रणाली अपनाता है वो बेहतर है। तो उस वक्त हमने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए, जैसे समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कहां से आया है? हम पूंजीवादी शब्द भी जोड़ सकते थे, लेकिन हमने समाजवादी जोड़ा। ये जो तरीका होता है कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारा राज्य, हमारा सिस्टम बेहतर है किसी दूसरे सिस्टम से, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम यूएसएसआर की तरफ उन दिनों बढ़े। तो 1976 में इतने सारे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बाद जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया, तो उसमें मूल कर्तव्य रूस से प्रभावित होकर आना, समाजवादी शब्द रूस से प्रभावित होकर आना कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था, सोची समझी तरकीबें थी। उस वक्त यूएसएसआर सोच रहा था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सोच रही थी, हम नहीं सोच रहे थे, बट स्टिल वो आए। लेकिन हमने, जैसे हर चीज जो भारत आती है ना, उसका भारतीयकरण हो जाता है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर चीज में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। कोई चीज बाहर से आई है लेकिन इंडिया में यूज हो रही है, तो इंडिया के तरीके से यूज होगी। हमारे यहाँ मूल कर्तव्य आए, तो हमारे यहाँ तो सब बराबर थे पहले भी, संविधान ने अधिकार दे दिया। और ये जो मूल कर्तव्य आए, इन्हें हमने ऐसे समझा कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, अगर हम इनकी पालना करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। उसके लिए हमने क्या किया, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बैठाई। और हर काम करने का एक तरीका होता है, संविधान में संशोधन करने का, शामिल करने का, हटाने का भी एक तरीका होता है। पहले कमेटी रिकमेंडेशन करती है, उसके बाद चर्चा होती है, उसमें से जो पसंद आता है वो रखते हैं, बाकी जो हटा दिया जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मूल कर्तव्यों की आवश्यकता के संबंध में संस्तुति दी गई थी, क्योंकि ऐसा लगा था कि लोगों को मूल कर्तव्य नहीं पता है। इमरजेंसी में क्या हुआ था 1975 में? इमरजेंसी के दौर में बहुत सारी ऐसी हड़तालें होने लगी थी, बहुत सारे उपद्रव होने लगे थे, जगह जगह पर हड़ताल, जगह जगह पर उपद्रव, हर जगह पर एक अपराइजिंग जैसा माहौल था। ये उस वक्त राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में था, आप इसको ऐसे समझें कि सरकार के खिलाफ हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है ना हो सकता है कई लोग उतनी एग्रेसिव सरकार से मुतमईन हो सकता है ना हो। लेकिन जो लीडर्स थे, ऑपोजिशन लीडर्स थे, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया उस वक्त कि सरकार बहुत कुछ गलत कर रही है, और धीरे 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 देश में एक अपराइजिंग होनी शुरू हो गई थी। तो इसे हम आंतरिक आपातकाल तो वैसे कहते हैं, आंतरिक आपातकाल की स्थिति देश में थी, लेकिन आंतरिक उपद्रव या आंतरिक विद्रोह की स्थिति भी भारत में पनपनी शुरू हो गई थी। लोग जगह जगह से, बिहार से, गुजरात से, मध्य भारत से, उत्तर भारत से, हर जगह से कोई न कोई प्रोटेस्ट, कोई न कोई रैली, कोई न कोई ऐसा बयान जो देश के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय टर्मोइल की स्थिति में थे। और ये पैदा किए हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि कौन सी पावर्स भारत में काम कर रही थी, कौन किनको फीड कर रहा था। एक पूरा इंटेलिजेंसिया काम कर रहा था भारत में। भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग था, उसको अपने साथ मिला करके, उनको एक झूठी तस्वीर दिखा करके भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने, या अपने पक्ष में, यूएसएसआर के पक्ष में कार्रवाई करने के लिए उनको मनाया जा रहा था। वो वैसी ही तहरीरें, तकरीरें करते थे फिर बाद में। ये सारी स्थितियां चल रही थी। तो लोगों को ये बताना जरूरी था कि आपके कर्तव्य क्या हैं। अगर आप किसी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो आप सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, आप राज्य के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सरकार तो आपको पसंद नहीं आता है, आप इलेक्शन करवाइए दोबारा, आप सरकार बदल दीजिए, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो 75 साल तक हम अपना संविधान बचाने में कामयाब रहे, लगातार सरकारें आती रही, जाती रही, अपना टेन्योर पूरा करती रही, असैसिनेशंस हमारे देश में उतने नहीं हुए जितने बाकी दुनिया के देशों में हुए,
पॉलिटिकल राइवलरीज हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल राइवलरीज तक सीमित रही, पर्सनल राइवलरीज में नहीं बदली। तो विचारधारात्मक स्तर पर लड़ना हमारा मूल उद्देश्य था। लेकिन जब देश में अपराइजिंग होने लगी तो लोगों को ये समझाना भी जरूरी था कि आपके अधिकार सिर्फ नहीं है, आप राज्य में रहते हो तो आपका इतना नहीं है कि राज्य ने आपको अधिकार दे दिया बोलने का, हड़ताल करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, प्रेस की स्वतंत्रता दे दी तो आप राज्य के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। नहीं, राज्य के लिए भी आपका कर्तव्य है। जब आपने राज्य को चुन लिया है, जब आपने सरकार चुन ली है, तो इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन दैट स्टेट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप देश का नुकसान कर रहे हो, राज्य का नुकसान कर रहे हो। सरकारें आती रहेंगी, वो जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री का जो फेमस कथन है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा जब लोगों को ये पता रहेगा कि लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखना है। सिर्फ बोलने से लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता, कई बार आपको उन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। और वही यहाँ पर किया गया, आपातकाल लगा करके, और बाद में ये सारी प्रावधान करके जेलों में डाला गया, एक अलग तरीके की सेंसरशिप लगाई गई प्रेस के ऊपर, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो शायद भारत के इतिहास में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपातकाल का दौर आप याद रखिए, उस वक्त भारत में विदेशी शक्तियां काम कर रही थी। भारत में इंटरनली जो अपोजिशन था वो इतने विग्रसली काम कर रहा था स्टेट के खिलाफ, और अपराइजिंग्स हो रही थी लगातार। तो इमरजेंसी को आप आइसोलेशन में मत देखिएगा, उसका एक अगर आपको मूल्यांकन करना ही है तो आप इस तरीके से करिए कि उस इमरजेंसी ने इंडियन स्टेट को बचाया या बिगाड़ा। अगर तुझे हम इमरजेंसी लगा के एक ऐसे निजाम में एंटर कर जाते जहां से एक पार्टी रूल कर रही होती, एक व्यक्ति रूल कर रहा होता, या आर्मी मिलिट्री रूल कर रही होती, तो हम कह सकते थे कि आपातकाल खराब था। लेकिन आपातकाल ने हमें एक स्टेबिलिटी दी। 77 में इलेक्शन हुए, निवर्तमान सरकार गिरी, दोबारा चुन करके आई, हम स्टेबिलिटी की तरफ गए। अगर आप इसको कंपेयर करें 1947 में, हमसे एक और देश भी तो अलग हुआ था ना, उस देश के साथ क्या बुरा हुआ जो हमारे साथ नहीं हुआ। उन लोगों ने ना तो कभी अपने प्रधानमंत्री का पूरा 5 साल का टेन्योर होने दिया, लगातार मिलिट्री रूल्स आते रहे, जब जिसने चाहा उस तरीके से रूल किया। आज भी सिस्टम ऐसा है कि एक तरफ चुनी हुई सरकार काम करती है और दूसरी तरफ मिलिट्री काम करती है। बात किससे करनी है आपको पता ही नहीं है एज अ स्टेट। ये समस्याएं आती हैं जब आप अपने लोगों को कर्तव्य नहीं समझाते, आप उनको बताते नहीं कि आपकी जिम्मेदारी है स्टेट और आपने इसे बचाना है। भारत ने बताया, भारत ने स्टेट को बचाया। तो 42वां संविधान संशोधन वो था 1976 में, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। कुछ सिफारिशें ऐसी थी जिनको शामिल नहीं किया गया था, तो जो शामिल नहीं की गई थी वो बाद में देखेंगे, और जो पहले लागू कर दी गई उनको अभी देख लेते हैं। तो कौन कौन सी लागू कर दी गई थी, सूची क्या है? पहला तो देखिए 51 क में है, याद रखिएगा। हम 1 से 50 तक देख चुके हैं अनुच्छेद। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने जो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस हैं वो एक बार आप रेफर करिए, आपको आइडिया हो जाएगा। हम 10-12 लेक्चर्स इसमें कर चुके हैं। पहला तो है मूल कर्तव्य संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दो चीजें आप ध्यान से देखिएगा, पहला है आदर्श और दूसरा है संस्थाएं। आदर्श क्या होते हैं? हमने 3-4 आदर्श पढ़े थे ना पीछे। हमारे आदर्श हैं गांधीवादी, समाजवादी, उसके अलावा अंबेडकरवादी, नेहरूवादी, या राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद से जो प्रभावित हमारे आदर्श हैं वो। देश आदर्शों से बना है। जब आपको पता नहीं होता कि आपके आइडल्स कौन है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको पता है कि आपको कपिल देव जैसा बनना है या महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना है, तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, और उस जाने के क्रम में आप एक कदम आगे निकल जाते हैं कई बार, है ना? क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा आगे जाना है। आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई सिविल सर्वेंट होंगे कि मुझे इन सिविल सर्वेंट जैसा बनना है, ऐसा काम करना है। आप उसके लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके आदर्श फिक्स हैं। लेकिन जब एज अ नेशन और एज अ पर्सन आपको ये नहीं पता होता ना कि आपको जाना कहाँ है। जैसे हम चले कि हमें गांधीवादी राष्ट्र बनाना है जो सत्य और अहिंसा पर बेस्ड होगा, जहां हर समाज का व्यक्ति बराबर होगा, बोलने की आजादी होगी, ग्राम स्वराज होगा, ग्रामीण स्तर से शासन चलेगा, पूंजी का एकीकरण किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। ये हमारे आदर्श है कि हमें ऐसा समाज बनाना है। तो संविधान बनाया गया आदर्शों के आधार पर। जिस समाज को पता नहीं होता कि उसने जाना कहाँ है, वो फिर कहीं नहीं जाता। आपको पता नहीं आपको कैसा अधिकारी बनना है, आप अधिकारी बन गए, आपके पास पावर आ गई, आपने जो मन किया वो किया, जैसा मन आया वैसा व्यवहार किया।
तो वो देश के साथ नाइंसाफी होगी। आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो संविधान का आदर करने का मतलब है कि उन आदर्शों का पालन करना जो संविधान जिनके आधार पर बना है। दूसरा, उन संस्थाओं का पालन आदर करना। संस्थाएं कौन सी हैं? जैसे भारत में क्या है, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं? न्यायपालिका है, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गए, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये संस्थाएं हैं अपने आप में। संसदीय प्रणाली एक संस्था है, संस्थान है पूरा। तो वो जो संस्थाएं हमने बनाई है, उनका आदर करना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास करना, यूपीएससी है, यूपीएससी है, उस संस्था का आदर करना। ऐसा नहीं है कि आदर का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाइए, पूजिए और हर गलत चीज को आप मान लीजिए, नहीं, लेकिन तरीके से कि हमारी संस्था है, हमने बनाई है, एक राष्ट्र ने मिलके 75 साल पहले बनाई थी, हम उसके वारिस हैं, हमें उसका आदर करना है, हमें उसको आगे लेकर के जाना है। कल को आप यूपीएससी के चेयरमैन बने तो उस संस्था को उस गौरव के साथ चलाइए जिस गौरव से 75-80 साल से वो चलती आ रही है, क्योंकि उसकी अपनी एक गरिमा है। उस गरिमा को मानिए, उस गरिमा का पालन करिए, तब आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे। पहला काम। फिर है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना। ये कहने की बातें नहीं होती, हमारे आदर्शों में आती है और वो हम करते भी हैं, वो हम करते हैं, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन संस्था और आदर्श, ये दो चीजें जो गौर करनी। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हम छुट्टी करते हैं, किसी बड़े इंटरनेशनल स्तर पर जो फेमस हमारे हीरोज हैं, उनकी पुण्यतिथि होती है, उनका जन्म दिवस होता है, तो हम छुट्टियां मनाते हैं। राष्ट्रीय अवकाश जिसको कहा जाता है, वो क्यों होता है? ताकि उस दिन हम समझ के एक दिन बैठ करके उन आदर्शों के बारे में सोचें, नेहरू के बारे में सोचें, गांधी के बारे में सोचें, भगत सिंह के बारे में सोचें, सरदार पटेल के बारे में सोचें, अंबेडकर के बारे में सोचें। ये वो लोग थे जिन्होंने बनाया राष्ट्र को, जो विजनरीज थे। तो एक दिन हम उनके आदर्शों के बारे में सोचें और उनके किए कार्यों के बारे में सोचें, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इसके इम्प्लीकेशंस आप देखिए। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, मेरा स्टेट सुप्रीम है। जिस अथॉरिटी को मैंने पावर दी है अपने ऊपर रूल करने की, वो अथॉरिटी सुप्रीम है, तो जो वो मेरे लिए डिसीजन लेगी वो अच्छा होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है ना, हम आंख मूंद के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा न्यायपालिका का, वो हमें मंजूर होगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वी आर प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। दूसरा, उसकी एकता को। जैसे आजकल बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन भारत में पनपे, वो बाहरी शक्तियों की वजह से पनपे, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी इंट्रिंसिक हिडन लाइंस भी तो इंडिया के अंदर होंगी जिनका उन्होंने शोषण किया, जिनके ऊपर उन्होंने एक्ट किया, तो यहां तक हम पहुंच गए। तो उस अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना हमारा काम है। अगर कल को हमारी जमीन पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं या हम सम्मान नहीं करते स्टेट का, तो हम उस व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हमारी सुरक्षा, हमारी एकता, अखंडता हमारे स्टेट के साथ है, हमारे भारत के साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। कैसे करेंगे? जब भी कोई अटैक होता है, ये स्थितियां वैसे आती नहीं है, बहुत कम आती है, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। हमारे रक्षा बल इतने सक्षम हैं कि वो हमें किसी भी स्थिति से निकाल सकते हैं और निकाला है पास्ट में भी। आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कर्तव्य है कि अगर कल को आवश्यकता पड़े हमारी, तो हम जाने के लिए, अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम नहीं होंगे, स्टेट होगा और स्टेट में हमारी पीढ़ियां होंगी। तो हमें जिन लोगों ने अपनी पीढ़ी समझ के ये राष्ट्र सौंपा है, हम भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये राष्ट्र वैसा ही सौंपे जैसा हमें दिया गया था। फिर है लोगों में समरसता बनाना, भाईचारा बनाना और धर्म, भाषा, प्रदेश या किसी भी भेदभाव से परे होकर देश में रहना और महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत आसान चीजें, बहुत साधारण चीजें, लेकिन बहुत गहरी चीजें हैं। इनके मतलब सिर्फ उतने नहीं है जितने ये लिखे हुए हैं। फिर है सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सामासिक क्या होता है? कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट क्या होता है? बहुत सारे कल्चर से मिला जुला कल्चर। हम जो है
वो उतने ही नहीं है जितने दिखते हैं। हमारा कल्चर बहुत बड़ा है। तो वो कल्चर जो सबको साथ लेके बना है, ऐसा नहीं कि हम अलग-अलग धड़े बना करके बैठ जाएँ कि ये मेरा, ये उसका, वो अलग है, मैं अलग हूँ, हमारा और उसका जब बात आ जाती है ना, तो मामला खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कंपोजिट कल्चर को बचाना है, समरसतापूर्ण समाज बनाना है। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की, वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करना, उनमें बढ़ोतरी करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये भी कहाँ से आता है? ये भी हमारा एक बहुत पुराना आइडल है। हम प्रकृति पूजन वाले व्यक्ति रहे हैं, लोग रहे हैं। हमने प्रकृति को संजो के रखा है, तो आगे चलते हुए भी ज़िम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी, नाले, झील, झरने बचा करके रखें, उनको वैसा भारत दें जैसा हमने पाया। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये चीज़ है, ये वो चीज़ है जिस पर आज हम काम कर रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर वो चीज़ है जो हमें विरासत में मिली। आज हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, आज हम आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं, हमारे मून मिशंस हैं, सोलर मिशंस हैं, अलग-अलग हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने की स्थिति में हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट काम करेगा और लोगों का भी कर्तव्य है। शिक्षा पर स्टेट काम करेगा, लेकिन लोगों का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर रखें कि हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है, हमें उन चीज़ों में नहीं जाना है जो हमारे लिए खतरनाक है, जिनका हम अर्थ नहीं जानते, जिनको हमने टेस्ट नहीं किया है। साइंस इज़ समथिंग वी हैव टेस्टेड, तो उस पर आगे चलना है। दूसरा मानवतावाद है, ह्यूमैनिटेरियनिज़्म, आदमी को आदमी समझना, हर व्यक्ति को आदमी समझना। अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, और बड़े व्यक्ति से मेरा मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति और बाकी आपके जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें अगर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के पास ये सब नहीं है उसको आदमी नहीं समझोगे, उसको अपना भाई नहीं समझोगे, उसको अपना देश का नागरिक नहीं समझोगे। सब सह नागरिक हैं, सबको साथ लेके चलना है, सब मानव है, सबकी भलाई करनी है। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञानार्जन हमने करना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए और अपने अंदर कंसिस्टेंटली सुधार की भावना रखनी चाहिए, ये हमारे कर्तव्यों में शामिल है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। स्टेट को बहुत समय लगता है कुछ भी बनाने में, अपनी संपत्ति को बढ़ाने में। आप कल को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने बसें फूँक दी, आपने किसी सरकारी भवन में आग लगा दी, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा, स्टेट का होगा। यू आर स्टेट ब्रो। ठीक है, तो आपका जब नुकसान हुआ, तो संपत्ति आपकी नष्ट हुई। आपके टैक्स के पैसे से जो संपत्ति खरीदी थी, वो कल को फिर से और टैक्स से पैसे से खरीदनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली नुकसान आपका हो रहा है, आप पीछे जा रहे हैं। जिस पैसे का यूज़ सरकार राज्य और कहीं किसी मद में कर सकती थी, उसका प्रयोग आपने गलत चीज़ों में किया, हिंसा करने में किया, वो नहीं करना है। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, सतत प्रयास करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और नई उपलब्धियों, ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए प्रयास करना है। ये आज हम ये वाला जो कर्तव्य है ना, ये आज इस प्रेज़ेंट जो राज्य है, इसमें हम बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक पॉज़िटिव एनर्जी पूरे राष्ट्र को महसूस हो रही है। अजीब सी एक एनर्जी महसूस हो रही है पूरे राष्ट्र को, सोशल मीडिया के आगमन के बाद जे देश जिस प्रकार से जुड़ा है। अब हमें दूरियाँ महसूस नहीं होती। हमें लगता है कि सब व्यक्ति समान है, सब व्यक्ति आस-पास हैं। हर चीज़ जो हो रही है ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले में हो रही है। तो हम हर जगह विद्यमान हैं, एक एक जुड़ाव-सा महसूस होता है पूरे देश के साथ। और सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब विदेशों में भारत का नाम करना चाहते हैं, सब देश में स्टार्टअप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। बाकी देश का जो रुझान है, वो आज इस तरफ बहुत बढ़ गया है कि हमने आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, नई उपलब्धियाँ हासिल करनी है। और जो न्यू इंडिया, यंग इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना, वो न्यू इंडिया क्या है? वो न्यू इंडिया है रिस्क टेकिंग इंडिया। कैन डू जनरेशन जिसको हम कहते हैं, वो वाली जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि कैन डू जनरेशन है, तो वो यही है। एक नई ऊर्जा महसूस करना, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना, बिना बात दबाव नहीं लेना, जैसा हम आज से 20 से 50 साल पहले करते थे कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो हम दबाव में आ गए, या फलां सरकार ने कहा तो हम दबाव में आ गए। आज हम दबाव में नहीं आते हैं। आज हम सीधा होता है ना, इन योर फेस, तो जाके बात करते हैं कि क्या बात है। हम अपने मार्केट के आधार पर, अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार पर, अपने लोगों के श्रम के आधार पर बात करते हैं, तो हम किसी से कम होके बात क्यों करें? हम आँखें मिला के बात करें, वही कर रहे हैं। फिर है
ये हमने बाद में जोड़ा है, 2002 में जोड़ा गया था, 11वां जो था, 6 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ये था 2002 का। और ऐसा नहीं है कि जो पहले 10 लागू हुए उस वक्त सरकार और किसी की थी और 2002 में सरकार और किसी की थी, तो राज्य राज्य होता है, सरकार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सब छोटी बातें हैं, इनमें मत आइएगा। राज्य राज्य होता है, सरकार सरकार होती है, ठीक है। फिर देखिए, जो हमने पहले बात की थी कि कुछ ऐसे भी कर्तव्य थे जिनको हमने शामिल नहीं किया, जबकि कर लिया जा सकता था। उसमें पहला तो है कि संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। तो ये तो हमने स्पेसिफिकली लिखा ही था कि हम कुछ कारणों में संसद को ये अधिकार दे दे कि वो सजा वगैरह दे सके, लेकिन हमने उससे इनकार कर दिया, हमने उसको स्वीकारा ही नहीं। हमने कहा कि नहीं, व्यक्ति के इच्छा अनुसार ही हम चलेंगे। अगर व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है तो हम उसको इतना सजग जागरूक बनाएंगे कि वो इन कर्तव्यों का पालन करे। संसद न सजा देगी, कोर्ट न सजा देगा, कोई नहीं देगा। व्यक्ति अपने मन से इनका पालन करेगा। फिर है मूल अधिकारों को लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। ये भी बहुत बड़ा इशू था, लेकिन इसको भी हमने अस्वीकार कर दिया। फिर कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये हमने शामिल कर लेना चाहिए था शायद, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि कर अदायगी एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें एज अ स्टेट करनी चाहिए, लेकिन स्टेट को भी देखना चाहिए कि नागरिकों पर इतने कर आरोपित ना कर दिए जाएं कि वो कर्जे के कर के बोझ के नीचे दब जाए। ठीक है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। अब ठीक है, आलोचना में भी फिर कई लोग बोलते हैं कि कर अदायगी तो होनी चाहिए थी और स्टेट को लेना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं लिया। उस वक्त की सरकारों की समझ जो थी उसके आधार पर हमने काम किया। फिर ये देखिए विशेषताएं क्या है, अब मूल कर्तव्यों की जो हमारे हैं उस पर आते हैं। पहला है, कुछ तो नैतिक है और कुछ नागरिक है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो आदर्श है, जो करना चाहिए, मतलब सबको करना चाहिए। दूसरा, कुछ नागरिक हैं कि नागरिकों को जरूर ही करना चाहिए। ये तो पहला तो है कि जो हमारे आदर्श हैं, जो भी मैंने कहा था, गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन करें। पहली बात तो ये तो हो गया हमारे आदर्शवादी, नैतिक एकदम, कि भाई ये तो वो उच्च आदर्श हैं जो हमने प्राप्त करने हैं। दूसरा, एक सामान्य नागरिक जो कर सकता है, वो होते हैं नागरिक कर्तव्य। वो कौन से हैं? तो एक तो भाई राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान कर लो। राष्ट्रगान बज रहा है, खड़े हो जाओ। राष्ट्र ध्वज कहीं गिरा है, उसको उठा दो। या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में, उनका पालन कर लो। ये नागरिक कर सकता है। उच्च आदर्श प्राप्त करना कि गांधीवादी समाज बना देंगे, समाजवादी समाज बना देंगे, तो वो थोड़ा सा दूर की कौड़ी है। वो आदर्श है, वो हासिल करना है, वो हमारा यूटोपिया है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर इनमें से जैसे विशेषताएं देख रहे हैं ना, तो खासियतें क्या क्या है? खासियत एक और भी है कि ये भारतीय परंपरा, पुरानी हमारी जो कथाएं हैं, धर्म है और पद्धति है, उससे संबंधित है। तो बेसिकली भारतीय जीवन पद्धति जो थी उस पर बेस्ड है, उसके आधार पर हमने बनाए हैं। ये इनकी एक खासियत है, विशेषता है। तीसरा क्या है? कर्तव्य नागरिकों के लिए है, सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं है। विदेशियों का भारत के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। या आप यहाँ आइए, बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, बाहर जाइए, कर दीजिए, बस। कर्तव्य है नागरिकों के लिए, है ना। जैसे एक चीज बोलते हैं ना कि वो एक मूवी में भी है कि शिकायत अपनों से ही की जा सकती है ना। दूसरों से क्या शिकायत करना, जख्म तो अपने ज्यादा देते हैं। तो वो वाली बात ये लोग कर रहे हैं कि बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं हो, कर्तव्य माने न माने, ध्वज का सम्मान करें ना करें, उनको तो हम पकड़ के सजा दे देंगे। ठीक है, वो कर दे ना दे, उनको हम देख लेंगे। लेकिन जो अपने लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो देशवासी हैं, वही जब कुछ गलत करने लग जाएंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए हमने जो कर्तव्य थे वो सिर्फ नागरिकों के लिए रखे, विदेशियों के लिए नहीं रखे। कि नागरिक मान ले वो बहुत है, विदेशियों को हम संभाल लेंगे। फिर चौथा है, जो निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी जो है वो गैर न्यायोचित है। कोर्ट में आप उनको नहीं ले जा सकते। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो आपको कोई कोर्ट नहीं ले जाएगा उसके लिए, है ना। और संविधान में न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं है। कि कोई व्यक्ति अगर पालन नहीं करता तो ऐसा ना हो कि आप उसको कोर्ट ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ,
अगर संसद चाहे तो इनके लिए समय-समय पर अलग-अलग कानून बना सकती है जिससे इनका क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो आपने 11 जो हमारे मूल कर्तव्य थे उनकी सूची देखी, हमने उनको समझा। उसके लिए सरकार फिर टाइम टू टाइम कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी कि अच्छा जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान है, तो उसके लिए मान लीजिए कोई कोड बना दिया कि भाई सम्मान नहीं करोगे तो इतनी सज़ा हो जाएगी और इतना जुर्माना हो जाएगा और ये कार्रवाई आपके साथ हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं, आप समझिए ना, कोई हमने कर्तव्य में लिखा कि भाई साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना है। अब मैं हूँ, एक व्यक्ति एक्स हूँ, वो नहीं चाहता कि उसको विज्ञान पढ़ना है, वो नहीं चाहता कि साइंटिफिक टेम्पर उसका होना चाहिए। मैं खुश हूँ, अपनी मूढ़ता में, अपने अज्ञान में मैं खुश हूँ। तो तो स्टेट की ज़िम्मेदारी थोड़ी है कि मुझे पकड़ के मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डाला जाएगा। मुझे किसी यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा कि आप यहाँ से साइंटिफिक टेम्पर लेकर के आइए। नहीं, अब हर व्यक्ति नहीं चाह सकता ना वैसा, 140 करोड़ हम ऑलरेडी हैं, तो हर व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता जैसे सब है, हाँ। लेकिन बाहुल्य अगर ऐसे व्यक्तियों का हो गया, जो इस प्रकार के हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी है। कुछ लोग होते हैं जिनको हमने छोड़ देना होता है। फिर कुछ कर्तव्य हैं जिनकी आलोचना भी हमने समझनी होगी। क्या कर्तव्यों की आलोचना है? पहला, तो जो भाग 4 है, उसमें उल्लिखित हैं ये। पहली आलोचना तो मुख्य तौर पर यही हो जाएगी कि कुछ ऐसी चीजें थी जिनको कर्तव्य में शामिल कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, और जो सूची है वो पूरी नहीं है, वो सूची आधी ही है। जैसे मतदान का अधिकार है कि भाई हर आदमी को मतदान करना है, ये भी लिख सकते थे, नहीं लिखा। हर व्यक्ति को टैक्स देना है, ये भी लिख सकते थे, नहीं लिखा। परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग है कि 2 ही बच्चे करने हैं, 1 ही बच्चे करने हैं, वो हमने नहीं लिखा। तो पूरे नहीं है, और भी चीजें हो सकती थी। लेकिन हाँ, कर अदायगी जो था वो तो अभी हमने जैसे पीछे देखा ना, जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी भी संस्तुति थी, रिकमेंडेशन थी उसकी भी कि लागू कर दिया जाए, बट ठीक है, नहीं किया गया, कोई बात नहीं। तो आलोचना तो है, खैर आप बता सकते हैं इसमें कि इस तरीके से आलोचना हो सकती है कि पूरे नहीं है। फिर कर्तव्य अस्पष्ट है, उनके बहुत अर्थ निकाले जा सकते हैं और आम व्यक्ति के समझने के लिए कठिन है। जैसा अभी हम एक-एक शब्द को, जैसा मैंने आपसे कहा, संस्थाओं के बारे में चर्चा की, उच्च आदर्शों के बारे में चर्चा की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की, तो सामाजिक संस्कृति की चर्चा की। ये जो चीज़ें हैं ना, ये व्याख्या सम्मत हैं। आप एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से समझा सकते हो या एक ही चीज़ में 2-3 अर्थ निकाल सकते हो। तो जब ऐसा होता है तो वो खतरनाक होता है, और उस खतरे से हो सकता है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये थोड़ा-सा नज़दीक से गुज़रते हैं उस खतरे के। ठीक? तो ये एक बात है, उच्च आदर्श सामाजिक संस्कृति और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे वगैरह शब्द जो हैं वो आम समझदारी से बाहर हैं। तो ऐसा साफ-साफ लिख देना चाहिए था जो आम व्यक्तियों को समझ में आए। फिर गैर न्यायोचित अगर इनको बना दिया, तो भाई जब आपने किसी चीज़ को बना ही दिया है तो उसको न्यायोचित या तो आप बनाइए। ये इसकी आलोचना कई लोग करते हैं। तो बिना दाँत का शेर कई लोग इसको कहते हैं कि पावरलेस टूथलेस टाइगर है। हैं? टूथलेस टाइगर है। मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। एक आदर्श जैसे नीति निर्देशक तत्वों की जो आलोचना थी ना, वही लगभग इनकी है कि आपने डाला ही क्यों? भाई स्टेट पॉलिसी में आप एक अलग से डॉक्यूमेंट रख देते। मूल कर्तव्यों की जरूरत क्या थी? जरूरत पर तो हमने बात कर ली थी, पहले ही बात कर ली थी कि क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन ये जो गैर न्यायोचित वाला है, ये आलोचनात्मक दृष्टि से कई लोग देखते हैं। टूथलेस टाइगर आपने बना के रख दिया इनको, बस लोगों से कह रहे हैं कि मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, या तो मनवाइए या छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। फिर है अतिरेक करार दिया है कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अतिरेक करार दिया कि अब ये ज्यादा हो रहा है, इतना भी नहीं करना था आपने। फिर जो भाग 4 है, कई लोग आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें शामिल करना तो मूल्य और महत्व को कम करती है, भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था ताकि मूल अधिकारों के बराबर रहे। अब इनको भाग 4 में शामिल कर दिया, तो इनकी पोजीशन वो नहीं है जो मूल अधिकारों की है। मूल अधिकार तो आप जानते हैं कि आप कितना जोर दे करके मनवा लेते हैं स्टेट से अपने मूल अधिकार, आप कोर्ट चले जाते हैं, अगर छोटी-मोटी गलती भी स्टेट कर देता है। तो यहाँ वो कंडीशन है ही नहीं, स्थिति नहीं है वो। कैसा है फिर? यहाँ पर नॉर्मल चल रहा है अपना कि ठीक है, जोड़ दिया, घटा दिया, ऐसे ही चल रहा है सब। बराबरी नहीं है। 51 क में जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है ना कि स्टेपनी टाइप से जोड़ा गया है कि पूरा अनुच्छेद भी नहीं दिया, एक हिस्सा भाग दे दिया। तो ये समस्या है इनके साथ। 5 आलोचनाएं हैं, लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है। अब आते हैं इनके महत्व पर। महत्व क्या है कि हर व्यक्ति
को समाज से ये जोड़ते हैं, हर व्यक्ति की राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारी निश्चित करते हैं। तो हर व्यक्ति को लगता है कि वो स्टेट का पार्ट है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो स्टेट ने उसे करने को कहा है, और ऐसा करके वो एक बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है और वो स्टेट के लिए काम करता है, तो उसे लगता है कि वो एक राष्ट्र का काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं हमारे, जो जब काम करते हैं तो कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। कोई टीचर है जो पढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि वो राज्य के लिए काम कर रहा है, अपने देश के भविष्य को सुधार रहा है। तो एक एकता की भावना हमें देते हैं मूल कर्तव्य, पहला। दूसरा, अगर कोई मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियां अगर कर सामने आती हैं, तो उनके खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि भाई आप राष्ट्र ध्वज नहीं जला सकते, आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते, आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ऐसा करके स्टेट जो है वो लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा है कि स्टेट इज वॉचिंग एवरीथिंग, आप ऐसा नहीं कर सकते, स्टिल आप कर रहे हो, आपको आगे नहीं करना है। तो एक सचेतक के रूप में, विप के रूप में है बस, और कुछ नहीं है। फिर तीसरा है प्रेरणा स्रोत है। अब अगर वो प्रतिबद्ध होंगे, मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए एक बोनस का काम मूल कर्तव्य करते हैं। संवैधानिक वैधता है, परीक्षण में जो राज्य और व्यक्ति के संबंध है उनके परीक्षण में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, जो 6 आजादियां हमारी है, उनके संदर्भ में तर्क संगत माना जा सकता है और ऐसे विधि को असंवैधानिकता से भी बचाया जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ इतने ही नहीं है जितने दिखते हैं, और संविधान दरअसल उतना नहीं है जितना दिखता है, वो पूरा जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई मूल कर्तव्य ऐसा है जो आपको लगे कि इसे कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, तो आप उसको किसी दूसरे तरीके से भी लेकर के जा सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर होता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, और अगर कोई असफल होता है संसद उसमें, तो दंड का प्रावधान कर सकती है। ये तो बहुत सिंपल है। महत्व जो बात कर रहे थे कि भाई अगर संसद को लगता है कि कानून बना देना चाहिए, तो संसद को तो अधिकार है ही, मूल कर्तव्यों पे कानून बना दे, राष्ट्र ध्वज के ध्वज संहिता, राष्ट्रगान संहिता, कुछ ऐसा कोड बना देना अलग से कि आपको ये करना है, तो सरकार कर सकती है। बट ठीक है, वी आर ओके विद दैट। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण में हमने कितने काम किए हैं। आज जो भारत की स्थिति है पर्यावरण के संदर्भ में, वो कोई किसी बाकी देशों से तो कम नहीं है। अभी COP28 की मीटिंग हुई दुबई में, वहां पर हमने क्या रिआइटरेट किया, यही कि भारत प्रतिबद्ध है। तो वो प्रतिबद्धता कहाँ से आती है? संविधान से आती है। लोग भी प्रतिबद्ध हैं। आप जाते हैं जंगल देखने, अभ्यारण्य देखने, आप इज्जत तमीज के साथ जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप दिखा और कहीं से आपने जंगल काटना शुरू कर दिया, कहीं भी आप घुस गए। आप सम्मान करते हैं उन चीजों का, वो आपकी एक हैबिट का पार्ट हो जाती है। आपके जो आपका कोर है, आपका इनर सेल्फ है, कॉन्शियंस है आपकी, उसका एक पार्ट हो जाती है। तो वो भी चीज है एक। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे जो विधि मंत्री थे पहले, HR गोखले, जब ये लागू हुए ना, तो उस वक्त ये विधि मंत्री थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई संविधान लागू होने के 50 साल बाद आप 26 साल बाद क्यों शामिल कर रहे हो? हम 50 में संविधान होके 26 जनवरी 1950 को हमने कर किया लागू, और बाद में 1976 में जोड़ा गया, तो 26 साल हुए ना। तो 26 साल बाद आप क्यों लागू कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के बाद, विशेषकर जून 1950 को आपातकाल की पूर्व संध्या जब थी, तो एक विशेष वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने में अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, आंदोलनकारी हो गए, असंवैधानिक विद्रोह किया। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो लोगों का तरीका है वो संयमी होगा। वही बात जो मैंने आपसे लेक्चर के शुरू में कही थी, और वो इन्हीं की बात का एक्सटेंशन था, जो ये बात कह रहे थे कि आपातकाल जब लगा ना, तो लोगों ने स्टेट को एक कहें कि कठपुतली मानना शुरू कर दिया। स्टेट को स्टेट मानने के लिए वो लोग तैयार ही नहीं थे। तो जब आप स्टेट को स्टेट नहीं मानेंगे, तो स्टेट आपको नागरिक क्यों मानेगा? आप अपने कंडक्ट में अच्छे रहिए, आप अपने व्यवहार में अच्छे रहिए, राज्य आपके साथ तमीज से पेश आएगा, इसकी गारंटी राज्य आपको दे रहा है। और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। तो यही तो HR गोखले कह रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत होगा। मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होगा, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए।
अधिकार तो मिल गए, वही बात ये बार-बार कह रहे हैं जो हम बात कर चुके हैं पहले कि अधिकार तो दे दिए, ठीक है, लेकिन कर्तव्य भी तो मानो। कर्तव्य नहीं मानोगे तो अधिकारों का, अकेलों का क्या करोगे आप? फिर देखो ये क्या कह रहा है। मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का हालांकि विरोध किया गया था एक वक्त के बाद, लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 में और बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हमने परिवर्तन करने की सोची, तो हम इनको हटाना भी चाहते थे, परिवर्तन भी करना चाहते थे, हम इनको रखना ही नहीं चाहते थे बाद में भी। 1978 में भी तो एक संशोधन हुआ ना भाई, समझो। 42वां और 44वां बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। 42वां हुआ था 1976 में, 1977 में इलेक्शंस हो गए थे, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद जनता पार्टी सरकार आ गई, ठीक है। तो 42वां जो हुआ वो कांग्रेस ने बनाया, 44वां है वो जनता दल ने बनाया, जनता पार्टी ने। एक दूसरे को बदलना चाहते थे कि आपने गलत किया है, लेकिन फिर ठीक है, उस पर कंसेंसस बन गई, इनको नहीं हटाया गया। कुछ तो परिवर्तन कर लिए गए थे लेकिन इनको नहीं हटाया। अब देखिए वर्मा समिति की कुछ टिप्पणियां हैं। वर्मा समिति गठित हुई थी 1999 में, तो उसने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान कर उसके लिए कानूनी प्रावधान लागू करने के बारे में विचार किया था, और उसके बाद हमने ऐसी संहिताएं, ऐसे कानून बनाने का फैसला किया जो हमने बाद में लागू भी किए, ठीक है। तो वो कौन से कानून थे और क्या हम उनके जरिए करना चाहते थे, देखते हैं। पहला है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो झंडे और राष्ट्रगान का कोई अपमान करता है उसके लिए कानून बना दिया। फिर आपराधिक कानून, भाषा, मूल वंश और उसके आधार पर लोग कई बार विभेद करते हैं, तो जो हमारे सो कॉल्ड बैकवर्ड समाज है उनसे अगर कोई किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट हमने अलग अलग बनाए, ताकि उनको किसी प्रकार के भेदभाव से या सामाजिक बहिष्कार से या ऐसी चीजों से बचाया जा सके। फिर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। जाति एवं धर्म से संबंधित अगर कोई अपराध होगा तो उसको यहां दंडित किया जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 55 में ये कोड बना दिया गया था। फिर है आईपीसी, जो कि जिसका अब नाम बदल दिया गया है, भारतीय दंड संहिता इसको कर दिया गया है। घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा, तो ये चीजें हमने कर दी। फिर हमने क्या किया, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 बनाया। अगर कोई सांप्रदायिक संगठन है, गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था उसको हमने कर दी कि अगर आप सांप्रदायिक हो तो आपको हम गैर कानूनी कर देंगे, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 के जरिए। तो ये क्या है, हमने कर्तव्यों में लिखा कि भाई सार्वजनिक संपत्ति मत जलाओ, देश की अखंडता सुरक्षा को बनाए रखो, आपने नहीं माना, संसद ने कानून बना दिया, अब उस कानून के तहत आपको अंदर किया जाएगा। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, भ्रष्टाचार में संलिप्त और धर्म के आधार पर अगर कोई वोट मांगता है ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करने का भी प्रावधान करता है, उसको विधानमंडल सदस्यता से अयोग्यता के लिए जायज ठहराता है। फिर 1972 का, जैसा अभी मैंने आपसे कहा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो दुर्लभ प्रजातियां हमारी है उनका व्यापार हो रहा है, तस्करी हो रही है, या वो किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको रोकने का प्रावधान हमने किया। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वनों के संदर्भ में उनकी अनियंत्रित कटाई जो हो रही है, उनका गैर कानूनी प्रयोग जो हो रहा है, वो जो लोग वहां के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन अगर किसी प्रकार से हो रहा है तो उसके लिए हमने ये कानून बनाए। तो ये हुआ हमारा मूल कर्तव्यों पर बातचीत। इतने मूल कर्तव्य हैं, कुछ उनकी खासियतें हैं, कुछ उनकी आलोचनाएं हैं, कुछ उनका महत्व है, और कुछ ऐसे कानून हैं जो मूल कर्तव्यों के आधार पर बनाए गए थे। यहीं विराम देते हैं आज की चर्चा को। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।